देखो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। अभी तक अपन ने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स, है ना। अब अपने को पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो अब इशू ऑफ डिबेंचर क्या रहता तो समझो। डिबेंचर ये एक बोरोड कैपिटल है। क्या है? बोरोड कैपिटल है। ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टू द कंपनी है। क्या है? एक्नॉलेजमेंट टू द डेट टू द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टू द कंपनी। हाँ, डेट मतलब क्या? कर्जा, बराबर है, बोरोइंग अमाउंट। ठीक है, उससे पहले ये करने से पहले अपन थोड़ा सा जो पढ़े हैं या जानना जरूरी है वो पढ़ लेंगे। कंपनी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास फाइनेंस होना चाहिए। अगर फाइनेंस है तो ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कर सकता, अदरवाइज वर्किंग हो नहीं सकती। जैसे अपने बॉडी में ब्लड की ज़रूरत है, वैसे हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस की ज़रूरत है। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अपन देखेंगे कि कंपनी या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस कहाँ से लाता। तो अगर अपन सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर पैसे कहाँ से लाता? एक तो उसके खुद के पास के पैसे या उसके रिलेटिव्स वगैरह से वो पैसे लेके आता। उसके बाद अगर पार्टनर्स है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, तो पार्टनर्स जितने हैं वो बिजनेस में पैसा लेके आते, फंड लेके आते या बैंक से मनी बोरो करते। वैसे ही सोल प्रोप्राइटर भी बैंक से मनी बोरो कर सकता। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो भी मेंबर से पैसे कलेक्ट करती और मेंबर को ही एज अ लोन बोल के देती। उसके बाद अगर एचयूएफ है तो उसमें फैमिली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करती, जो भी उनकी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उससे, बराबर है, जो उनको वंशिकता से मिली हुई प्रॉपर्टी है उससे। ठीक है, उसके बाद अगर कंपनी है तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या करते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपन शेयर्स इशू करते हैं। उसके बारे में अपन ने सारी जानकारी ली हुई है। ठीक है, तो शेयर्स से क्या होता? कंपनी शेयर्स मार्केट में सोल्ड आउट करती, बेचती, उससे फंड्स कलेक्ट करती, उसका इस्तेमाल अपने वर्किंग के लिए करती, बराबर है, उससे यूज प्रॉफिट अर्न करती और शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये सारी सिचुएशन अपन ने देखी। जर्नल एंट्रीज इशू ऑफ शेयर्स के अपन ने इससे पहले लेक्चर्स में देखी है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे अपने पास पैसे आते थे, शेयर्स एट डिस्काउंट इशू करना है, पार इशू करना है, प्रीमियम इशू करना वगैरह वगैरह, वो सारी सिचुएशन अपन ने देखी। तो वैसे ही सिचुएशंस अपने को अब डिवेंचर्स में देखना है। तो अपन ने देखा कि अपन जो शेयर कैपिटल लाते वो कंपनी का ओन कैपिटल रहता और शेयर्स के दो टाइप्स थे। कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में भी कुछ डिफरेंस है, जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स देते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं देते। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं रहता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का रेट फिक्स रहता उनकी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसे वाइंडिंग अप के टाइम सबसे लास्ट में रीपे किए जाते, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पैसे वाइंडिंग अप के टाइम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रीपे किए जाते, इसलिए उनको प्रेफरेंस शेयर ऐसा बोला जाता है। जिनको दो चीजों में प्रेफरेंस था, किससे? इक्विटी शेयर से। इक्विटी शेयर वालों के पहले इनको डिविडेंड भी मिल जाता और कैपिटल का रीपेमेंट भी मिल जाता, इसलिए इनको शेयर इक्विटी शेयर से थोड़ा अलग गिना गया, इनको प्रेफरेंशियल गिना गया। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंस अपन ने पढ़ा। तो ये कंपनी का क्या है? ओन कैपिटल। उसमें और थर्ड टाइप है कंपनी के ओन कैपिटल का, मतलब शेयर में दोनों टाइप, और थर्ड टाइप से कंपनी ओन कैपिटल ला सकती है, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट्स। क्या बोला जाता? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट। इसको ब्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ऐसा भी बोला जाता, बराबर है। कंपनी क्या करती? हर साल प्रॉफिट अर्न करती और प्रॉफिट अर्न करने के बाद वो प्रॉफिट
एज इट इज शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती। कुछ रिजर्व फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए जमा करके रखती, वो रिजर्व कुछ सालों बाद ह्यूज अमाउंट हो जाती, तो उस अमाउंट को ऐसे भी पड़े रहने से कोई मतलब नहीं आ रहा है और कोई कंटिजेंसी इतने सालों से आई नहीं है, फिर भी अपन पूरा रिजर्व एज अ कैपिटल यूज ना करके उस रिजर्व में से भी कुछ अमाउंट कंटिजेंसी के लिए निकाल के बाकी जो रिजर्व है उसको अपन कैपिटल में कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऐसा बोला जाता। तो ये थर्ड तरीका है जिससे क्या होता, ओन कैपिटल आता। फर्स्ट इक्विटी शेयर इशू करके, सेकंड प्रेफरेंस शेयर इशू करके, और थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बराबर है, इसकी प्रोसीजर पूरी है कि जब रिजर्व रहते वो रिजर्व में से उतनी अमाउंट निकाली जाती, वो कैपिटल में ऐड करना रहती। अब कैपिटल में ऐड करने के लिए डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास नहीं हो सकती, तो उसके लिए बाकायदा कोई पर्सन होना जिसने वो पैसे दिए हैं। सपोज मैं अगर शेयर होल्डर हूँ तो मैं क्या करूँगी, पैसे दूंगी, तो कंपनी मेरे को क्या देगी, शेयर देगी, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक टू शेयर्स। लेकिन जब कंपनी रिजर्व ला रही है और ऐसे सिचुएशन में रिजर्व का कैपिटलाइजेशन हो रहा है तो शेयर्स इशू होंगे क्या, नहीं। पैसे आएंगे क्या, नहीं। ओनर है क्या, नहीं। फिर ऐसा चलेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता, रिजर्व्स को कैंसिल कर दिया जाता। बराबर है, रिजर्व्स को कैंसिल कर दिया जाता। रिजर्व को कैंसिल करने के लिए रिजर्व्स को क्रेडिट बैलेंस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए उनको डेबिटेड किया जाता, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या कर दिया जाता, जो जितना कैपिटलाइजेशन करना है उतनी अमाउंट के शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते। बराबर है, और ये जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनको बोनस, बराबर है, मेरे को बोलो यहाँ पे एंट्री होगी शेयर होल्डर्स रिजर्व्स टू शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अब शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये पैसे मिले, पैसे मिले नहीं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स मिले, उन्होंने कंपनी को पैसे दिए क्या, नहीं। कंपनी ने उनको क्या दिया, शेयर्स दे दिए। बराबर है, कंपनी क्या करती, कंपनी प्लगिंग बैक में क्या करना रहता, कंपनी को रिजर्व्स में से पैसे उठा के कैपिटल में डालना रहता। लेकिन कैपिटल में डालने के लिए कंपनी के पास कोई ना कोई पर्सन होना जिसके नाम से कंपनी कैपिटल बता सके। बराबर है, जो रिजर्व है वो अभी तक किसका प्रॉफिट था, शेयर होल्डर्स का। अगर अपन कोई रिजर्व नहीं निकालते तो वो किसको चला जाता था, शेयर होल्डर्स को जाता था। लेकिन अभी तक अपन ने शेयर होल्डर्स को दिया क्या, नहीं दिया। तो जब उनका यूटिलाइजेशन उस रिजर्व का, उस प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन अपन एज ए कैपिटल करना चाह रहे हैं तो उसके ओनर कौन हो गया, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स हो गए। बराबर है, तो ऐसे सिचुएशन में ये रिजर्व शेयर होल्डर्स अकाउंट को जाते, शेयर होल्डर्स को डेबिट होके ये जाता शेयर कैपिटल। समझा, तो शेयर होल्डर कैंसल रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो जितनी अमाउंट, सपोज कंपनी को 10 करोड़ के रिजर्व को काय में ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, तो ये कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद ये इसके नंबर ऑफ शेयर्स बनाए जाते हैं, वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेच दिए जाते हैं। उसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें मैं इसके बारे में डिटेल सारी चीजें, चलो। तो ओन कैपिटल लाने के क्या क्या तरीके हैं, शेयर्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सेकंड वे है कंपनी के पास बोरोड कैपिटल। क्या वे है, बोरोड कैपिटल। तो ओन फंड्स या ओनर्स फंड ऐसा भी इसको बोला जाता, और सेकंड है बोरोड। ठीक है,
बोरो कर सकती, बराबर है। अब बोरो करेंगी तो क्या होगा, कहाँ से बोरो होगा, सबसे पहले बैंक, है ना, उसके बाद अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड, और किससे पैसे आ सकते हैं, लेंडर्स, ठीक है, और किससे पैसे आ सकते हैं, डिबेंचर्स, और किससे पैसे आ सकते हैं, बॉन्ड्स, और किससे पैसे आ सकते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब अपने सप्लायर्स, वो अपने को पैसे तो नहीं देंगे लेकिन उधारी पे माल तो देंगे। अगर अपने क्रेडिटर्स अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा दिन की क्रेडिट अपने को प्रोवाइड करते होंगे तो ऐसे सिचुएशन में अपने को लगने वाला कैपिटल अल्टीमेटली कौन इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट करेगी अपने भी आप में, है ना, क्योंकि मेरे को अगर 10 लाख का माल हर रोज लगता है या हर महीने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में मेरे क्रेडिटर्स बोलते हैं कि 2 महीने बाद आप पैसे देना, तो मेरे को आज जो 10 लाख खर्च करने थे वो मेरे कब तक पोस्टपोन हो गए, 2 महीने बाद तक। तो ऐसे सिचुएशन में अल्टीमेटली अपने को इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, बोरोड फंड ही प्रोवाइड किया, अपने को इनके पैसे देने तो ठीक है। तो बैंक से पैसे तो सारी फॉर्मेलिटीज, फाइनेंशियल लेंडर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेंडर से, इनसे सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद अपने को पैसे मिल जाते हैं। इनके लिए अपने को क्या रिटर्न देना पड़ता, रिटर्न ऑन बैंक्स फंड इंटरेस्ट, बराबर है। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या मिलता है इन पे, सॉरी रिटर्न क्या मिलता है इन पे, इंटरेस्ट। उसके बाद डिबेंचर्स, जो कि अपने को पढ़ना है। डिबेंचर्स क्या है, एक बोरोड कैपिटल है, एक डेब्ट फंड है जो कि कंपनी इशू कर सकती। ये इशू करते वक्त कंपनी को एक एप्लीकेशन लाने पड़ते, जैसे इशू ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर अपन ने देखी थी वैसी प्रोसीजर यहाँ पे रहती। कंपनी एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस बनाती, इशू करती, उसमें एप्लीकेशन मतलब अर्ज मतलब एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती, वो अपने को भर के कंपनी के पास भेजते, बैंक के पास दे देते, बैंक कंपनी को भेजती, कंपनी स्क्रूटिनाइज करती, स्क्रूटिनाइज करके जिन जिन को डिबेंचर्स अलॉट करने हैं उनको अलॉटमेंट लेटर भेजती और सारी चीजें होती जैसे इशू ऑफ शेयर्स में हुई, ठीक है। वैसे ही पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। पहले सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर सकते थे, लेकिन अब पब्लिक कंपनी को भी ये राइट दिया है, अगर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी देती है तो वो बॉन्ड्स को इशू भी कर सकते हैं, बराबर। और कई सारे तरीके हैं, ब्रिज फाइनेंस, बहुत सारे तरीके हैं जिससे बोरोड फंड अवेलेबल हो सकते। इन शॉर्ट अपन ने किसी से भी उधारी पे कुछ पैसे लिए, वो कहाँ गए, बोरोड फंड में। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे अपने को पढ़ना है डिबेंचर, है ना। इतना लिखो कि अपन डिबेंचर को स्टार्ट करें। ये 3 चीजें भी इधर बॉन्ड फंड में ऐड कर लो, तो अपन लेते फिर अभी थोड़ा डिबेंचर के बारे में पता करते हैं, क्या रहता, कैसे रहता, कैसे वर्क होता। अब इतना तो पता चल गया होगा कि डिबेंचर एक क्या है, बोरोड कैपिटल, बराबर है, जिसमें लोगों से पैसे बोरो किए जाते। जैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करती ना छोटे छोटे हिस्से में, वैसे कंपनी डिबेंचर भी करती। कंपनी डिसाइड करती कि कंपनी को 1 करोड़ रुपए होना
कर लेते, बराबर। देखो शेयर्स इशू करना कितना जरूरी है, कब जरूरी है, इसको बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, इसके लिए बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे कि थोड़ा सा जितना मेरे को लगता कि कैसे कंपनी डिसीजन लेती होगी। देखो अगर मैं हूँ, मेरी कंपनी में मैंने शेयर्स इशू किए, इनिशियल स्टेज पे मैं अगर बैंक के पास गई और बोला कि लोन दो, बैंक देगी क्या? अगर मैं मार्केट में गई और लोगों को बोला लोन दो, तो लोन देंगे क्या? नहीं। तो फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टेज पे लोग डिबेंचर्स भी नहीं खरीदेंगे और बैंक्स लोन भी नहीं देंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर इसीलिए सेकेंड थिंग इसीलिए कंपनी क्या करती है, इनिशियल स्टेज पे शेयर्स बेचने निकालती। कंपनी एक्ट से भी मस्ट है कि कंपनी ने सबसे पहले ओन कैपिटल लाना चाहिए, क्योंकि घर का ही कैपिटल नहीं होगा, खुद का ही कैपिटल नहीं होगा, ओनर्स ही नहीं होंगे, तो बोरोवर को गारंटी कौन देगा? इसलिए कंपनी एक्ट में तो मस्ट है कि शेयर से पहले इशू होते, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या कोई भी लोन पहले नहीं हो सकता, पहले डिबेंचर ही पहले शेयर ही इशू किए जाए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इनिशियल स्टेज पे अपने को मस्ट है कि अपन शेयर्स इशू करें, पर हर टाइम अगर अपन शेयर्स इशू करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता कि जो शेयर होल्डर्स है अपने, वो शेयर होल्डर्स बढ़ते जाते। तो सपोज मेरी कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, इसमें 10,000 शेयर्स थे, तो हर एक को कितना प्रॉफिट हो रहा था? तो 10 रुपए पर शेयर पे प्रॉफिट हो रहा था। अब मेरे पास 500 शेयर्स थे, तो मेरे को कंपनी से कितना प्रॉफिट मिल रहा था? डिविडेंड मिल रहा था 5,000 रुपए, सही है। पर अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको और ऑन फंड लेना है, ऑन फंड लेने का बेनिफिट ये रहता, देखो मोस्टली कंपनी ऑन फंड में भी प्रेफरेंस नहीं इशू करती, इक्विटी शेयर्स इशू करती। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड देना भी कंपलसरी नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑन फंड कलेक्ट करने के बाद अब अपन लोगों ने सबने कंपनी को 1 लाख रुपए प्रोवाइड किए। अब कंपनी ने प्रॉफिट अर्निंग नहीं की क्योंकि नई कंपनी थी, तो अपन डिमांड भी नहीं कर सकते कि हमको डिविडेंड होना है, या कम अर्निंग की, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कम डिविडेंड देंगी, तो अपन वो भी डिमांड नहीं करेंगे कि कम क्यों दिए। इसलिए कंपनी क्या करती? ऑन फंड इशू करती, ठीक है। तो कंपनी ने शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करके कंपलसरी पेमेंट नहीं है, इसलिए कंपनी ऑन फंड को ज्यादा फॉलो करेंगी। अपन ने नेक्स्ट टाइम वापस सोचा कि ऑन फंड ही मंगवाते, क्योंकि अपने पे कोई ऑब्लिगेशन आना नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने बोला कि कंपलसरी उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, नहीं दिया जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उसका डिविडेंड नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा। वैसे ही डिवेंचर होल्डर्स या बैंक्स या कोई भी बोरो देने वाला, बोरोइंग मनी प्रोवाइड करने वाला पर्सन है, वो पर्सन हमेशा क्या करेगा? इंटरेस्ट ही मांगेगा, और इंटरेस्ट ये कंपलसरी पेमेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्शन आता कि मैम फिर डिवेंचर इशू करने से आप इतने एडवांटेज ऑन फंड के बोल रहे, तो अपन हमेशा क्या करना? शेयर से पैसे मंगवाना और लोगों को पैसों को इस्तेमाल करते जाना। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा कंपनी हर टाइम इसलिए नहीं करती क्योंकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट है, वो क्या हो जाता? कम हो जाता। अभी तक हम कितने शेयर होल्डर्स थे? 10,000। कंपनी ने क्या किए? 2 लाख रुपए जमा किए, और इसमें कितने रुपए ऐड हो गए? 2 लाख शेयर्स इशू करें, ठीक है ना। तो अब अपन 10,000 शेयर्स और ये 2 लाख शेयर्स, अब शेयर होल्डर कितने हो गए? 2,10,000। अब कंपनी को नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 2 लाख, अब शेयर होल्डर्स को कितने हो गए? 2 लाख प्लस 10,000 करो, 2,10,000। तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे इनको जो डिविडेंड मिल रहा था, ये डिविडेंड इनको मिलेगा क्या? अब कुछ नहीं मिलेगा। देखो अब तो कुछ 80 पैसे कुछ डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता
ऐसी सिचुएशन होती, इसलिए भी शेयर होल्डर्स हमेशा हमेशा अपने कंपनी को क्या नहीं करने देते, शेयर्स इशू नहीं करने, बराबर है। तो बहुत सारी उसमें कंप्लायंसेस है जिसकी वजह से फिर अपने को अगर ओन फंड लेना होगा तो अपने को हर टाइम इतने शेयर होल्डर्स को एक साथ बुलाओ, उनकी मीटिंग लो, रिजोल्यूशन पास करवाओ और वो सब चीजें करते। फिर ओन फंड अगर अपने परमानेंट कैपिटल अगर अपने को लगने वाला है तो ही अपने को ये बेनिफिशियल है, अपने को कुछ 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कुछ पैसे लगने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की लाइफ डिटरमाइन नहीं की जा सकती, वो परपेचुअल उसका सक्सेशन है। इस वजह से कंपनी को अगर 5, 7, 10 साल के लिए पैसे लगने वाले होंगे तो कंपनी ओन फंड ना इशू करके क्या करती, फॉरवर्ड फंड लेना पसंद करती, बराबर है। क्योंकि जब अपन इस पे इंटरेस्ट पे करते तो ये इंटरेस्ट अपने को एज ए एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी को डालना अलाउड रहता, जिसकी वजह से आने वाला जो टैक्स है वो टैक्स पे सेविंग होती। समझ में आया क्या क्या होता? देखो बहुत बार बताया तुम लोगों को, नहीं तो देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना सिंपल, तो कंपनी के हिसाब से नहीं निकाल रही हो, जो तुमको पता है 12th के बेस पे वो बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस है, इधर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। सपोज यहाँ पे 40,000 रुपए मैंने डाले, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था 2 लाख रुपए, कुछ सभी खर्चे पकड़ के मैंने डाल दिए 1 लाख रुपए और 40,000 रुपए डिबेंचर का खर्चा डाल दिया। अब प्रॉफिट कितना आया, 60,000 रुपए। समझ में आया? अपने को टैक्स कितने पे पेड करना है, इस नेट प्रॉफिट। समझ में आया? तो ये एक बेनिफिट और रहता कि अपने को नेट प्रॉफिट में से मतलब जो प्रॉफिट है उसमें से ये एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड है। लेकिन अगर डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड, अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है। तो डिविडेंड एज ए एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, इसकी वजह से क्या होता कि अगर अपना ओन फंड रहा तो क्या होगा, ये आएगा नहीं, प्रॉफिट कितना दिखेगा 1 लाख। अब डिविडेंड 1 लाख में से बांटना है, टैक्स भी 1 लाख पे पे करना है, बराबर है। तो इसका टैक्स बेनिफिट भी होता अगर अपन इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा कर रहे हैं तो इस वजह से जब कम पीरियड के लिए पैसे की जरूरत है, जब ज्यादा पैसे अगर अपन कलेक्ट कर लेंगे शेयर होल्डर से और कुछ सालों तक अपन ने उसको यूज किया, उसके बाद वो फंड आइडल पड़ा है, बिन फालतू पड़ा है, तो ऐसे भी सिचुएशन में कंपनी पे ऑब्जेक्शन लिया जाता। इस वजह से कंपनी जब शॉर्ट टर्म या मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगने वाला रहता तो हमेशा ऑन फंड न लेके क्या करती, बोरोड फंड लेना पसंद करती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली टैक्स सेविंग भी होती, बराबर है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने की वजह से कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर। समझ में आया? तो अब आते हैं अपन डिबेंचर क्या है, फॉरवर्ड फंड। ये कैसे इशू किया जाता, कुछ अमाउंट डिसाइड की जाती, 1 करोड़ रुपए अपने को एज अ डिबेंचर से कलेक्ट करना है, तो 1 करोड़ रुपए एक डिबेंचर कितने का, 100 रुपए का। मोस्टली इसकी वैल्यू 100 के, 1000 के, 10, 5000 के, ऐसे बड़े डिनोमिनेटर में रहती। इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है वो छोटे छोटे डिनोमिनेटर में रहती, 5 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होती। 50 रुपए का तुम्हारे एग्जाम्पल में कहीं कहीं 100 रुपीज दिया है, पर मोस्टली कंपनी कम से कम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रखती। प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए ऐसी रहती, 50 रुपए, 100 रुपए, और डिबेंचर्स की वैल्यू मोस्टली 100 या उससे ऊपर ही मान जाती। अगर दिया नहीं है एग्जाम्पल में, ऐसा तो होता नहीं कभी, पर दिया नहीं है तो फिर ऐसे सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स के केस में 10 रुपए पर शेयर ले लेना और डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में 100 रुपीज। ठीक है, तो अपने को अब 1 करोड़ रुपीज लाना है और कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपए का, तो कितने डिबेंचर्स इशू करने अपने को, 1 लाख डिबेंचर्स इशू करने। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने, 1 लाख। जैसे अपन
अपन डिबेंचर। सेम जैसे शेयर्स की केस में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता, बराबर है, और इसमें अपना नाम, अपन आपने इतने शेयर्स परचेज किए वगैरह वगैरह, यहाँ पे सेक्रेटरी की साइन, दो डायरेक्टर्स की साइन, ऐसा दिया रहता काय की केस में, शेयर सर्टिफिकेट शेयर्स की केस में। वैसे यहाँ पे डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता, बराबर है, और इसमें भी सेक्रेटरी की साइन और दो डायरेक्टर्स की साइन रहती। जो शेयर और डिबेंचर होल्डर बनते उनको ये डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया था, बराबर है। सेम वही प्रोसीजर है, अपन शेयर्स क्या करते, पहले अलॉट एप्लीकेशन मंगवाते, एप्लीकेशन मंगवा के वो अलॉट किए जाते, अलॉट करने के बाद फंड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता, फर्स्ट कॉल वगैरह होगा तो वैसे ये सब प्रोसीजर की जाती। एप्लीकेशन मंगाए जाते, कंपनी के पास भेजे एप्लीकेशन बैंक से कलेक्ट किए जाते, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर के डिबेंचर होल्डर्स जो लोग बनना चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन बैंक के पास देके जाते हैं और एप्लीकेशन मनी देके जाते हैं। एप्लीकेशन बैंक कंपनी लेके आती, कंपनी उसकी स्क्रूटिनी करती, फिर उसके बदले अलॉटमेंट आता, अलॉटमेंट जब करना है तो बोर्ड मीटिंग ली जाती, अलॉटमेंट लेटर डिबेंचर होल्डर को भेजे जाते। इन्होंने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को डिबेंचर का अलॉटमेंट किया जाए। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसी सिचुएशन इसमें रहती। तो डिबेंचर्स बॉरोड कैपिटल है, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलना है, इसलिए डिबेंचर जब इशू किए जाते तो कुछ परसेंटेज पहले फिक्स कर लिए जाते, 10% डिबेंचर, 5% डिबेंचर, 7% डिबेंचर, 8%। ठीक है, ये कंपनी के क्रेडिटर्स रहते, इनको इंटरेस्ट मिलते रहता। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ सकता तुम लोगों को कि मैडम अपन कंपनी के पास डिबेंचर क्यों खरीदना, कंपनी के अपन ने तो फिक्स डिपॉजिट बना ली तो क्यों नहीं चलेगा, बराबर है ना, क्योंकि बैंक में पैसा कैसा है, सिक्योर्ड, और कंपनी में पैसा कैसा है, उतना सिक्योर्ड नहीं है, क्यों, मार्केट पे डिपेंड। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिबेंचर्स में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसीलिए ये जो इंटरेस्ट रेट रहता ये मार्केट में चल रहे एफडी के इंटरेस्ट रेट से मोस्टली ज्यादा रखने का कंपनी ट्राई करती, ताकि लोगों को थोड़ा सा लालच दे पाए, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट कर पाए कि देखो हमारे यहाँ सबकी सिक्योरिटी तो है ही और हम आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा देते हैं, इसलिए लोग एफडी ना बना के अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते। समझ में आया? तो अपन ने पढ़ा इसकी फेस वैल्यू थोड़ी ज्यादा रहती, इसको इंटरेस्ट मिलता, ये क्रेडिटर्स, ये लोग क्रेडिटर्स रहते। जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इनको क्या दिया जाता, इनकी अमाउंट वापस की जाती। ठीक है, ये सिक्योर्ड कैपिटल रहता। जब डिबेंचर्स इशू किए जाते तो कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट अपनी कंपनी को कंपनी इनको एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कभी भी इशू नहीं होते एज पर कंपनीज एक्ट 2013, बराबर है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इनको भी क्या रहता है, अल्टीमेटली सिक्योरिटी रहती। तो इस वजह से ये एक अच्छा तरीका है कंपनी के पास जिससे कंपनी पैसे कलेक्ट कर सके। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट फिक्स रहता। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैडम इसका जो इंटरेस्ट है वो कम्युलेटिव रहता क्या, तो कभी कभी ये कम्युलेटिव रहता, टर्म्स और कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर कम्युलेटिव डिबेंचर है तो कम्युलेटिव रहेगा, अगर नहीं है तो कम्युलेट नहीं होगा, बराबर है। पर इनके पैसे रीपेमेंट करते वक्त किसके पहले जाएंगे, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इनको राइट रहेंगे, इनको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ऐसा भी बोला जाता है। समझा?
तो अब अपन ले लेते टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अपन ने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े हैं। कौन से टाइप्स थे प्रेफरेंस शेयर्स के? रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और हो गया कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव नहीं हुआ, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। देखो कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और बोलो हाँ रिडीमेबल और इरिडीमेबल। भूल गए क्या? नहीं ना, वापस रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सही है? हाँ देखो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबिलिटी के बेस पे दो, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। उसके बाद पार्टिसिपेशन के बेस पे पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। हाँ उसके बाद रिडीमेबल, रिडीमेबिलिटी के बेस पे रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल और कम्युलेशन के बेस पे कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। ठीक है, ऐसे मेन ग्रुप्स उसमें थे, 4 ग्रुप्स हुए, ये 8 टाइप्स थे। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे टोटल टाइप्स है 10। ठीक है, फर्स्ट टाइप है कन्वर्टेबिलिटी, फर्स्ट है कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सेकंड है रिडीमेबल, रिडीमेबल में 2 टाइप, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, ये 2 टाइप सेम है, बाकी टाइप अलग है। कम्युलेटिव भी क्या डिबेंचर का टाइप, कम्युलेटिव, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव। लेकिन अब है सिक्योरिटी के बेस पे सिक्योर, अनसिक्योर। और है एक टाइप कुछ गलत हो गया मेरा, ठीक है, ये कुछ गलत है, कम्युलेटिव नहीं है, रजिस्ट्रेशन के बेस पे है, रजिस्ट्रेशन के बेस पे रजिस्टर और बियरर। ठीक है, और है मॉर्गेज के बेस पे, बोलो फर्स्ट मॉर्गेज, और सेकंड। एक बार चेक कर लेना तो मॉड्यूल में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टाइप्स अपने को यहाँ पे दिए हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, वैसे यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिनका कन्वर्जन फ्यूचर में जाके काय में हो जाएगा, शेयर्स, काय में हो जाएगा, शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल
मतलब इनका कन्वर्जन नहीं होगा, डायरेक्टली रिडम्पशन हो जाएगा। ठीक है, रिडीमेबल जो कि पे हो जाएंगे, बराबर है। सेकंड है इरिडीमेबल, मतलब जिनका पेमेंट नहीं होगा लाइफ टाइम, डायरेक्टली कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तभी इनका पेमेंट किया जाएगा। रजिस्टर, जिनका रजिस्टर्ड बना है वो वाले डिबेंचर होल्डर्स, और बियरर मतलब जिनका रजिस्टर में नाम नहीं है, बराबर है, जो अपने डिबेंचर्स को डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते, बराबर है, उनको बियरर डिबेंचर होल्डर्स ऐसा बोला जाता है। सिक्योर्ड, जब कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती, जिसको बोलते चार्ज प्रोवाइड करती, बराबर है, किस पे, एसेट्स में, चार्ज ऑन एसेट, तो ऐसे डिबेंचर को सिक्योर्ड डिबेंचर ऐसा बोला जाता। सिक्योरिटी जिनको प्रोवाइड करती। अनसिक्योर्ड, ऐसे डिबेंचर्स कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इशू करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसके बाद फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज। फर्स्ट मॉर्गेज और सेकंड मॉर्गेज ऐसी चीज है कि कंपनी अगर कोई डिबेंचर्स को डायरेक्टली बोलती हो कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योरिटी है, समझा क्या मैंने ये इसका टाइप है सिक्योर्ड डिबेंचर का। सिक्योर्ड डिबेंचर के दो टाइप है, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर और सेकंड मॉर्गेज। तो जब कंपनी डायरेक्टली कोई एसेट एग्रीमेंट में ही बोल दे कि ये आपकी है, अगर आपके डिबेंचर्स के पैसे हमने नहीं दिए तो आप ये एसेट क्या कर देना, सोल्ड, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट मॉर्गेज। ठीक है, और सेकंड मॉर्गेज मतलब जब कोई ऐसी पर्टिकुलर एसेट नहीं दिए पर कंपनी के हर डिबेंचर होल्डर्स को ये राइट है कि वो हर एसेट पे फ्लोटिंग चार्ज रखे, मतलब कंपनी कैसे भी करके उसके पैसे ओनर्स को देने के पहले उसको पे करे, उसको बोलते हैं सेकंड मॉर्गेज। या तो बोला जाता कि लैंड एंड बिल्डिंग में से पहले फर्स्ट मॉर्गेज वाले लोग पैसे लेके जाएंगे और बचेंगे वो कब, वो हम आपको सेकेंडली देंगे। ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्टली किनको राइट है, फर्स्ट मॉर्गेज वालों, और बच गए पैसे तो किनको, सेकंड को, नहीं बचे तो नहीं मिलेंगे, फिर कोई दूसरे एसेट बेच के जो भी चीज होना है वो। ठीक है, अगर सपोज इनसे अपन ने 5 लाख रुपए लिए और इनसे अपन ने 10 लाख रुपए लिए और इस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपए, तो इनको बोला था कि फर्स्ट मॉर्गेज आपका, तो 5 लाख रुपए आप लेना, लेकिन सेकंड मॉर्गेज इनका। तो अगर ये एसेट कंपनी ने फ्यूचर में जाके बेची और ऐसी केस में कंपनी को 10 लाख रियलाइज हुए, तो 5 लाख इनको पे हो जाएंगे, बचे हुए पैसे इनको पे हो जाएंगे, फिर आधे भी पे हुए तो पे तो इनको होंगे, तो इनको क्या है, सेकंड मॉर्गेज है। समझ में आया। तो इस तरीके से ये शेयर होल्डर, उसके बाद ये ये डिबेंचर होल्डर्स, समझा, कन्वर्टेबल शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन कन्वर्टेबल कन्वर्ट नहीं होते, रिडीमेबल पे हो जाते हैं, इरिडीमेबल रीपे नहीं होते। रजिस्टर्ड रहते, इस केस में कंपनी के पास एक रजिस्टर मेंटेन किया रहता है जिसमें इनका नाम रजिस्टर्ड रहता। तो जब भी इनको डिवेंचर्स किसी और को बेचने हैं तो इनको पहले किसको इन्फॉर्म करना पड़ता, कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ता कि हमको हमारे डिवेंचर्स किसी और को बेचने। ठीक है, तो ये निगोशिएबल नहीं रहते, डायरेक्टली निगोशिएट नहीं कर सकते, कंपनी को पूछना कंपलसरी है। तो पीआरआर में ये निगोशिएबल रहते, तुरंत अपन डिवेंचर सर्टिफिकेट लाया, किसी और को दिया कि वो उसके हो गए, पैसे ले। ठीक है, इसके बहुत सारे फीचर्स है पर वो सब अपन देखेंगे जब आएगा। तो इतना इसका मेन फीचर है कि पीआरआर डायरेक्टली लो सर्टिफिकेट और देगा। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे। वैसे तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया कि डिफरेंस शेयर होल्डर्स का और ओनर्स का और डिवेंचर होल्डर्स का क्या रहता, पर एक शॉर्टली उसको लिख लेंगे, ये तुम लोग लिख लो। चलो, तो अपन डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स।
देखा कि ये कौन रहते हैं, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कौन रहते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, इनको क्या रहता, वोटिंग राइट्स, इनको क्या रहता, नो वोटिंग। ये कोई भी कंपनी के डिसीजंस नहीं ले सकते, बराबर है। इनको क्या मिलता, इनको वेरिएबल डिविडेंड मिलता, और इनको कैसे मिलता, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इनको वेरिएबल रेट से डिविडेंड मिलता है, इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। होते ये सिक्योर्ड है, ये उतना सिक्योर्ड ठीक है। ये कंपनी का ओन फंड है, ये बोरोड फंड है। ठीक है, शेयर्स फॉरफिट हो सकते हैं, अगर शेयर होल्डर्स पैसे नहीं दे रहे तो अपन शेयर्स क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर ले सकते हैं। डिबेंचर्स कभी भी फॉरफिट नहीं होते। ठीक है, ये परमानेंट कैपिटल है, ये बोरोड कैपिटल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। ठीक है, इनका रिपेमेंट नहीं होता, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, नो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। इनका रिपेमेंट हो जाता है, रिपेमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द। ठीक है, लिखो फिर समझा देती, समझा। और डिफरेंस लास्ट वाला देखो, 9 वाला यहाँ लिख देती। इसके 2 टाइप्स है और इसके 10 टाइप्स। फीचर्स के बेस पे इसके अलग अलग पेड़, समझा। देखो, शेयर होल्डर्स अपने को इक्विटी या प्रेफरेंस कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, वो ओनर रहते हैं। ओनर में भी यहाँ पे जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो इक्विटी शेयर्स को ध्यान में रखते हुए दिए गए, क्योंकि कंपनी मेनली इक्विटी शेयर्स ही इशू करती है, इसलिए यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, ऐसा समझ लो। ये ओनर्स फंड रहता, ये क्रेडिटर्स रहते हैं, इनको वोटिंग राइट्स रहते हैं, इनको वोटिंग राइट्स नहीं देते। यहाँ पे वेरिएबल डिविडेंड रहता, डिविडेंड का रेट अलग अलग रहता, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता। यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं देती, यहाँ पे इनको सिक्योरिटी दी रहती। यहाँ पे ओन फंड बोला जाता, यहाँ पे इसको बोरोड फंड बोला जाता, और इसको शेयर होल्डर्स फंड में लिखा जाता। कहाँ लिखा जाता, शेयर होल्डर्स फंड। और यहाँ कहाँ लिखा जाता, इसको डिबेंचर्स को कहाँ लिखा जाता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बैलेंस शीट में इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे लिखा जाता और इसको शेयर होल्डर्स फंड। ये ओन फंड है, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। इनके शेयर्स अपन पैसे नहीं दिए, कॉल मनी नहीं रिसीव हुआ तो फॉरफिट कर लेते, डिबेंचर्स फॉरफिटेड नहीं हो। परमानेंट कैपिटल
ये हमेशा के लिए कैपिटल रहता, ये लॉन्ग पीरियड के लिए रहता, लेकिन इसका रिपेमेंट करना अपने को मस्ट रहता। इसका रिपेमेंट करना मस्ट नहीं है, इसका रिपेमेंट करना मस्ट है। इसके टू टाइप्स है,